टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस। तो मॉर्टगेजेस में कितनी टाइप्स होती हैं? हमारे पास 6 तरह की मॉर्टगेज होती है। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चररी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज एंड फर्दर एनोमलस मॉर्टगेज। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको इनमें डिफरेंसेस करवा देता हूं ताकि यहां पर आप उसमें डिस्कस उन चीजों को समझ पाएं कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। एंड मेगा मॉक टेस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वेबसाइट का जो लिंक है वो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, डेट इज https://iibf.info। इस वेबसाइट को विजिट करते हुए आप यहां पर जो मेगा मॉक टेस्ट हैं उनको एनरोल कर सकते हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप यहां पर जाकर मेगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द मॉर्टगेजेस। तो मॉर्टगेजेस जो है दोज आर डिफाइंड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 58। इक्विटेबल जो कि आप नॉर्मली बैंक्स में इस्तेमाल करते हैं मॉर्टगेज, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्विटेबल मॉर्टगेज। तो यहां पर मैड्रास, कलकत्ता एंड जो भी नोटिफाइड सेंटर्स हैं वहां पर इक्विटेबल मॉर्टगेज की जा सकती है। वहां पर इक्विटेबल मॉर्टगेज जो है वो की जा सकती है। अमाउंट वाइज इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यहां पर जो टाइटल डीड्स रहती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, जो टाइटल डीड्स रहती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर से हमारा मतलब है कि यहां पर जो टाइटल डीड्स हैं वो क्या होती है बेसिकली, कि ऑनरशिप किसकी है यहां पर। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें किन से पता लगता है, टाइटल डीड से पता चलता है। तो टाइटल डीड जो रहती है वो यहां पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो इट इज इन द केस ऑफ द इक्विटेबल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज की बात करते हैं तो सिंपल मॉर्टगेज के केस में जो मॉर्टगेजर है वो इस चीज के रिगार्डिंग यहां पर कमिट करता है कि जो भी लोन उसने लिया है वो लोन वो वापस करेगा, दैट इज अंडर द सिंपल मॉर्टगेज, एंड मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल सीम्स टू बी ऑस्टेंसिबल सेल। ये एक यहां पर सेल की तरह लगती है लेकिन सेल होती नहीं है। इंग्लिश मॉर्टगेज की अगर बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या रहता है, यहां पर आपके पास जो मॉर्टगेज है उसमें प्रॉपरली यहां पर जो सेल है वो हो जाती है, एंड अगर पैसा वापस कर दिया गया यानी कि मॉर्टगेज डेप्ट वापस कर दिया गया तो उसके केस में वो वापस कर दी जाता है। दैट इज इंग्लिश मॉर्टगेज। लाइकवाइज दो पार्टीज हैं यहां पर। पर्सन ए है जिसने हाउसिंग लोन लेना है, इसने क्या करना है, हाउसिंग लोन लेना है। तो ये हाउसिंग लोन लेने के लिए ये अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करवाएगा, यहां पर मॉर्टगेज क्रिएट करवाएगा, विच इज पर्टिकुलरली इक्विटेबल मॉर्टगेज लेटर से। तो यहां पर XYZ बैंक के केस में यहां पर XYZ जो बैंक है वो क्या बन गया, दैट इज अ मॉर्टगेजी जिसके नाम में यहां पर मॉर्टगेज की गई है, एंड जिसने यहां पर ये मॉर्टगेज करवाई है वो क्या कहलाता है, दैट इज सेड टू बी मॉर्टगेजर, उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजर। ठीक है, सो मॉर्टगेजर होता है एक पार्टी, दूसरी पार्टी है मॉर्टगेजी। ओके, सो ये कंसेप्ट रहता है। अब जल्दी से जल्दी मैं आपको इनकी डेफिनेशंस फटाफट से बता देता हूं सभी की, ताकि किसी भी तरह की आपको इनमें कंफ्यूजन ना रहे। तो सिंपल मॉर्टगेज के केस में यहां पर मॉर्टगेजर यानी कि जिस पर्सन ने लोन लेना था वो ये कहता है कि अगर जो पैसा मैंने उधार पर लिया वो पैसा वापस नहीं कर पाया, जो पैसा मैंने उधार पर लिया अगर वो पैसा मैं वापस नहीं कर पाया, उसके केस में जो लेंडर है यानी कि जो मॉर्टगेजी है उसके पास ये राइट रहेगा कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। दिस इज सेड टू बी सिंपल मॉर्टगेज। लेकिन अगर सिंपल मॉर्टगेज के थ्रू अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचना है तो वहां पर कोर्ट की इंटरवेंशन होगी, यानी कि दखल अंदाजी कोर्ट की होगी। कोर्ट की दखल अंदाजी के बिना जो मॉर्टगेजी है, जो लेंडर है, उसके पास राइट नहीं रहेगा कि वो प्रॉपर्टी को बेच पाए। दैट इज अ सिंपल मॉर्टगेज। सेकंड इट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। सो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल के केस में मॉर्टगेज देखने को ऐसे लगती है जैसे कि सेल कर दी गई प्रॉपर्टी, लेकिन असल में वो सेल होती नहीं है, एंड फर्दर उसमें क्लोज रहती है। क्या क्लोज रहती है कि अगर पैसा वापस कर दिया जाएगा तो वो दोबारा से वापस कर दी जाएगी। सो सेल इज ऑस्टेंसिबल ओनली एंड नॉट रियल। सेल इज ऑस्टेंसिबल, देखने को लगती है सेल हो गई लेकिन सेल होती नहीं है। ठीक है, देखने को लगता है सिर्फ सेल हो गई है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। एक सेल लगती है लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी गई कि जो प्रॉपर्टी है
कि जो प्रॉपर्टी है वो अगर यहां पर पैसा वापस ना किया, अगर मॉर्टगेजी ने, ए पर्सन की जैसे हमने एग्जांपल ली थी, इसने यहां पर मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल करवा दी, तो यहां पर ये कहता है कि अगर ये पैसा वापस नहीं किया है तो प्रॉपर्टी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दी जाएगी, दैट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। ओके, एंड इफ द बोरोड अमाउंट, यानी कि जो मॉर्गेज डेप्ट है अगर उसे पे नहीं किया गया तो जो सेल है वो एब्सोल्यूट बन जाएगी, यानी कि जो पहले ऑस्टेंसिबल लग रही है, सिर्फ एक छलावा लग रहा है, वो एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी। एंड फर्दर जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज। ध्यान से रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन बन जाता है, राइट ऑफ फोरक्लोजर सिर्फ और सिर्फ आपके पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में अवेलेबल होता है। राइट ऑफ फोरक्लोजर होता क्या है, फर्दर टाइप ऑफ मॉर्गेज के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखिए कि जो आपके पास राइट ऑफ फोरक्लोजर है कहां पर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में अवेलेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। व्हाट इज यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज? यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में जो मॉर्टगेजी है, यानी कि जिस पर्सन ने मॉर्गेज डेप्ट लेना है, जिसने लोन लेना है, वो यहां पर जो प्रॉपर्टी की मॉर्गेज करवाता है ना, लेंडर को उसका पोजेशन भी दे देता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है यहां पर उसका जो यहां पर पोजेशन है ना प्रॉपर्टी का, वो भी लेंडर को दे देना होता है। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर जो कोई भी इनकम होने वाली है, लाइकवाइज जो यहां पर इनकम हो सकती है, लाइकवाइज हो सकता है ना, इसने यहां पर किराएदार रखे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी इनकम होगी उसके ऊपर किसका राइट होगा, लेंडर का ही राइट होगा। सो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज ऐसी मॉर्गेज है जहां पर प्रॉपर्टी का, यानी कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो यहां पर मॉर्टगेजी को दिया जाता है, तो ये पॉइंट्स नोट करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज ऐसी है जहां पर पोजेशन लेंडर के पास जाता है, यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज सिर्फ ऐसी है जहां पर जो पोजेशन है वो यहां पर मॉर्टगेजी के पास जाता है। फर्दर, इफ द मॉर्टगेजर इज नॉट इन पोजीशन कि वो यहां पर प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो देने के हक में है, लाइकवाइज हो सकता है कि यहां पर किराएदार इसके बीच में पहले ही रह रहे हो, वो पोजेशन नहीं दे सकता, तो उसके केस में जो प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम हो रही है उसके ऊपर राइट जो है वो यहां पर लेंडर को दे सकता है, दैट वुड बी ऑल्सो, वो भी यहां पर सफिशिएंट माना जाएगा। ओके, एंड फर्दर आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग इंग्लिश मॉर्गेज। तो इंग्लिश मॉर्गेज के रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इनको ध्यान में रख लीजिए, पहली चीज, जो इंग्लिश मॉर्गेज है इसके केस में जो मॉर्टगेजर है वो अपने आप को पर्सनली बाइंड कर लेता है कि उसने यहां पर मॉर्गेज डेप्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर यहां पर रीपे करना है। So the mortgager binds himself personally to repay the mortgagee the debt on a certain day, and further the property mortgage is transferred to the mortgagee। जो भी यहां पर प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है वो किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, मॉर्टगेजी को ट्रांसफर की जाती है। देखिए, जब कंडीशनल सेल की बात की थी तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्टेंसिबल सेल थी, लेकिन यहां पर एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो लेंडर को ट्रांसफर कर दी जाती है, प्रॉपर्टी एक्चुअल में ट्रांसफर कर दी जाती है, एंड द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन कि अगर मॉर्टगेजर जो है वो पैसे वापस कर देता है सर्टेन डे के ऊपर, तो उसके केस में यहां पर मॉर्टगेजी को ये प्रॉपर्टी वापस करनी होगी, दैट इज सेड टू बी द राइट ऑफ रिडेम्पशन। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि जो बोरोअर है उसके पास ये राइट रहता है, क्या राइट रहता है, उसके पास ये हक रहता है कि इन केस अगर वो मॉर्गेज डेप्ट मतलब यानी कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाते हुए उसने जो लोन, जो पैसा उधार पर लिया वो उसको अगर लौटा देता है तो उसके केस में वो प्रॉपर्टी को वापस लेने का हकदार होगा। इन दैट केस वो यहां पर प्रॉपर्टी को वापस लेने का हकदार होगा, दैट इज अ राइट ऑफ रिडेम्पशन। एंड फर्दर इट इज रिगार्डिंग द इक्विटेबल मॉर्गेज, जो सबसे कॉमन है, यहां पर टाइटल डीड्स को ट्रांसफर करवा दिया जाता है, द सिंपल मॉर्गेज एंड इंग्लिश मॉर्गेज में डिफरेंस ये है, इंग्लिश मॉर्गेज के केस में ट्रांसफर होता है लेकिन सिंपल मॉर्गेज के केस में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता है। सिंपल मॉर्गेज के केस में जो पर्सन है वो खुद को बाइंड करता है कि उसने पेमेंट करनी है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मॉर्टगेजी ने प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जताना है तो उसे पहले कोर्ट की इंटरवेंशन करवानी होगी, कोर्ट की दखलंदाजी होगी, उसके बाद ही वो ऐसा कर पाएगा। लेकिन इंग्लिश मॉर्गेज के केस में
ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। पोजेशन जो है वो यहां पर मॉर्टगेजर के पास ही रहेगा। ओके, सो इक्विटेबल मॉर्टगेज, जहां पर जो ओनर है वो टाइटल डीड को लेंडर को ट्रांसफर कर देता है, जिसके तहत जो प्रॉपर्टी के ऊपर है वो चार्ज क्रिएट कर लिया जाता है। एंड फर्दर जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो ऑरली भी कंफर्म करता है इस चीज को कि उसकी इंटेंशन है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर, सेड प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना चाहता है। इसको इंप्लाइड या फिर कंस्ट्रक्टिव मॉर्टगेज भी कहते हैं। एंड फर्दर जो इक्विटेबल मॉर्टगेज है, इसके केस में जो यहां पर कानूनी कार्रवाइयां हैं वो काफी ज्यादा कम होती हैं। द लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन द केस ऑफ द इक्विटेबल मॉर्टगेज आर वेरी लेसर। किसी तरह का यहां पर लीगल प्रोसीजर अवेलेबल नहीं रहता। एंड जिन सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अवेलेबल है वहां पर इक्विटेबल मॉर्टगेज को रजिस्टर भी करवाना चाहिए। देन इट इज रिगार्डिंग द अनॉमलस मॉर्टगेज, यानी कि जो ऊपर 5 हमने टाइप पढ़े उनमें से अगर किसी में भी मॉर्टगेज शामिल नहीं होती तो यहां पर उसे किसमें शामिल करेंगे, वी विल बी कवरिंग इट अंडर द अनॉमलस मॉर्टगेज। तो अनॉमलस मॉर्टगेज में उसे कवर किया जाएगा। एंड फर्दर जो भी यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो यहां पर मॉर्टगेज डीड जो भी साइन की गई है अमंग द मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी उसके हिसाब से रहेंगी। ओके, तो डिफरेंसेस की बात कर रहे थे यहां पर, तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए, इक्विटेबल के केस में सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड फर्दर जो भी नोटिफाइड टाउन्स हैं वहां पर इक्विटेबल मॉर्टगेज की जाती है, वहां पर ही इक्विटेबल मॉर्टगेज हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड टाउन्स में एंड फर्दर बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में हो सकती है। लेकिन जो बाहर के टाउन्स हैं, बाहर के सिटीज हैं, वो मॉर्टगेज करवा सकते हैं, लेकिन इक्विटेबल कहां पर होगी, इक्विटेबल विल बी इन द नोटिफाइड एरियाज ओनली। एंड मिनिमम अमाउंट की बात करें, अगर मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं तो इक्विटेबल के केस में कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है, लेकिन बाकी सभी के केस में जो मिनिमम अमाउंट है यहां पर मॉर्टगेज के लिए दैट इज ₹100। एंड फर्दर अगर मेथड ऑफ क्रिएशन की बात करते हैं, तो यहां पर इक्विटेबल के केस में आपको जो टाइटल डीड्स रहती हैं उनको क्या करवाना पड़ता है, उनको आपको जमा करवाना पड़ता है। लेकिन सिंपल मॉर्टगेज के केस में, बाकी मॉर्टगेज के केस में सिंपल मॉर्टगेज डीड को लिखा जाता है अगर आपने उनको करना है। एंड फर्दर उसके केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, लेकिन इक्विटेबल के केस में रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज ऑप्शनल ओनली। एंड फर्दर इक्विटेबल के केस में आपको किसी भी तरह के विटनेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकी सभी मॉर्टगेज के केस में आपको विटनेस की जरूरत पड़ती है। एंड फर्दर पर्पस सभी के केस में क्या रहता है कि आपने यहां पर लोन अमाउंट लेना है। काइंडली प्लीज चेंज द रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो टू 360 और 480p। द वीडियो इज वर्किंग वेरी फाइन। काइंडली प्लीज डू द नीडफुल एंड साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, अदरवाइज वी हैव टू स्टॉप द वीडियो। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वी आर वेटिंग ओवर हियर। काइंडली प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। काइंडली प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। तो मंगेश जी ने यहां पर एक क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग लीज प्रॉपर्टी बाय द बैंक्स कम्स अंडर यूसुफ्रक्चुरी मॉर्टगेज। लीज्ड प्रॉपर्टी बाय बैंक इज समथिंग अदर, दैट इज समथिंग अदर। वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, वो इस चीज से रिलेटेड ही नहीं है सर। ओके, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। अपना लाइक एंड शेयर का जो प्रोसेस है वो काइंडली साथ के साथ कीजिएगा ताकि वीडियो को रोकना ना पड़े। रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं LRAB के, दोज विल बी अपलोडेड इन द मेंबर्स एरिया इटसेल्फ बाय 10th of December। ऑलरेडी कन्वेड कि 10 दिसंबर तक जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर दिया जाएगा वहां पर। सो पर्पस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लोन लेने के लिए यहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फर्दर मॉर्टगेजर की अगर हम बात करते हैं, अगर मॉर्टगेजर की बात करते हैं तो यहां पर बोरोर या फिर गारंटर भी मॉर्टगेजर हो सकता है। गारंटर की जो प्रॉपर्टी यानी कि थर्ड पार्टी गारंटर की भी यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसे भी मॉर्टगेज किया जा सकता है। एंड फर्दर अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन जो है आपके पास यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है इन दीज केसेस। लेकिन इक्विटेबल के केस में सिर्फ और सिर्फ, बाकी सभी केसेस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, बाकी सभी के केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। देन इट इज अ पोजेशन एंड ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इक्विटेबल के केस में ना तो पोजेशन ट्रांसफर होता है ना ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सिंपल मॉर्टगेज तो यहां पर जो मॉर्टगेजर है वो अपने आप को बाइंड कर लेता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता, वो अपने आप को बाइंड कर लेता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल की अगर हम बात करते हैं, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल की बात करते हैं तो यहां पर भी आपके पास जो पोजेशन है ना तो वो ट्रांसफर होता है ना ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन कंडीशन रहती है।
कि अगर डेप्ट पे ना किया गया तो उसके केस में जो ऑस्टेंसिबल सेल है वो एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहां पर कंडीशन रहती है। इंग्लिश मॉर्गेज की बात करते हैं तो यहां पर जो टाइटल है वो ट्रांसफर होता है। इंग्लिश मॉर्गेज के केस में जो टाइटल है वो ट्रांसफर होता है एंड लोन को रीपे करने के बाद जो टाइटल है वो दोबारा से रीट्रांसफर होता है, दैट इज रीट्रांसफर्ड। लेकिन अगर हम यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज की बात करते हैं तो उसके केस में यहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। ओके, एंड फर्दर सर फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं राहुल जी। ओके, सो राइट्स ऑफ इनकम ऑन प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में जो राइट ऑफ इनकम है वो किसके पास रहता है, दैट इज विद द मॉर्गेजी। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में जो राइट ऑफ मॉर्गेज है वो किसके पास रहता है, दैट इज विद द मॉर्गेजर। वो किसके पास रहता है, मॉर्गेजर के पास रहता है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में जहां पर जो पोजेशन है वो प्रॉपर्टी का दे दिया गया है किसको, मॉर्गेजी को, यानी कि लेंडर को, उसके केस में यहां पर जो राइट है इनकम का वो रहता है यहां पर मॉर्गेजी के पास, यूसुफ्रक्चररी के केस में, बाकी केसेस में नहीं। देन इट इज राइट ऑफ फोरक्लोजर। जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है सिर्फ और सिर्फ यहां पर किसके केस में अवेलेबल रहता है, कंडीशनल सेल के केस में अवेलेबल रहता है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल सेल के केस में अवेलेबल रहता है। एंड जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है दैट इज द केस अवेलेबल ओनली एंड ओनली किसके केस में, फोरक्लोजर होता क्या बेसिकली, फोरक्लोजर बेसिकली होता है कि यहां पर जो मॉर्टगेजर है, जो मॉर्टगेजी है वो यहां पर कोर्ट के पास चला जाता है, एप्लीकेशन दे देता है कि जो मॉर्टगेजर है उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है खारिज कर दिया जाए। ठीक है, तो पर्टिकुलर मैं आपको ज्यादा बेसिक ज्यादा बेटर एग्जांपल के साथ फर्दर बताने वाला हूं। इसका टॉपिक फर्दर इसके बाद वही कवर करने वाले हैं बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्दर इट इज रिगार्डिंग की राइट ऑफ रिडेम्पशन की बात करते हैं तो राइट ऑफ रिडेम्पशन सभी केसेस में अवेलेबल रहता है, सभी केसेस में राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो अवेलेबल रहता है। राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या रहता है कि यहां पर जो मॉर्टगेजर है यानी कि जो बोरोर है उसके पास ये राइट रहता है कि इन केस जो मॉर्गेज डेप्ट है उसे रीपे कर दिया जाता है तो उसके केस में यहां पर जो बोरोर है उसके पास ये राइट रहेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उसने मॉर्गेज क्रिएट की है उसे वापस ले सकता है, दैट इज व्हाट, दैट इज राइट ऑफ रिडेम्पशन। एंड राइट ऑफ मॉर्गेज एंड राइट ऑफ रिडेम्पशन दोनों के केस में ही, राइट ऑफ मॉर्गेज एंड राइट ऑफ रिडेम्पशन दोनों के केस में जो लिमिटेशन है वो 30 साल का रहता है, दैट इज ऑफ 30 ईयर्स। तो नोट कर लीजिए, राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में एंड राइट ऑफ रिडेम्पशन के केस में जो आपके पास लिमिटेशन है दैट इज ऑफ 30 ईयर्स। एंड फर्दर अगर लीगल नोटिस की बात करते हैं तो सभी केसेस में लीगल नोटिस जो है रिकॉर्ड होगा। पोजेशन लेना है तो लीगल नोटिस पहले देना होगा। एंड अगर हम यहां पर मॉर्गेज की लिमिटेशन की बात करते हैं तो वो कितनी है, मॉर्गेज की जो लिमिटेशन है दैट इज 12 ईयर्स, एंड जो लिमिटेशन यहां पर अवेलेबल रहेगी इन केस ऑफ लिमिटेशन जो अवेलेबल रहेगी यहां पर दैट इज बेसिकली अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द मॉर्गेज डेप्ट बिकम्स ड्यू। जिस तारीख को जो मॉर्गेज डेप्ट है वो यहां पर ड्यू होगा उसके केस में उसे कहते हैं दैट इज सेड टू बी लिमिटेशन, दैट इज सेड टू बी लिमिटेशन फॉर द मॉर्गेज डेप्ट। आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द राइट ऑफ फोरक्लोजर। जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 67। जो सेक्शन 67 है उसके केस में यहां पर जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है दैट इज अवेलेबल। राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है यहां पर किस केस में अवेलेबल है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 67 में डिफाइंड है। सो व्हाट इट सेज बेसिकली, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूं कि राइट ऑफ फोरक्लोजर होता क्या। लाइकवाइज पर्सन ए ने यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया विद XYZ, लेट अस से मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के नाम से, लेट अस से मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के ऊपर इसने अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसको मॉर्गेज करवा दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन अब इसने रीपेमेंट नहीं की, तो उसके केस में XYZ जो है वो प्रॉपर्टी को जो उसने ऑस्टेंसिबल सेल की थी उस ऑस्टेंसिबल सेल को यानी कि जो छलावे के लिए उसने सेल की थी, ठीक है, उसको अब एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट कर सकता है। इसको कन्वर्ट किस में कर सकता है, एब्सोल्यूट सेल में, रियल सेल में इसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन
साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोरोअर है, यहां पर ए क्या है, यहां पर बोरोअर है, यानी कि जो मॉर्टगेजर है वो बोरोअर है, इसके पास क्या राइट रहता है, इसके पास राइट ऑफ रिडेम्पशन अवेलेबल रहता है। यानी कि अगर फ्यूचर टाइम में 30 साल के अंदर, क्योंकि राइट ऑफ रिडेम्पशन का जो यहां पर लिमिटेशन है वो कितना है, वो 30 साल का है, तो यहां पर 30 साल के लिए इसके ऊपर ये राइट हो गया, इसके पास ये हक हो गया कि इन केस अगर ये मॉर्टगेज डेप्ट को वापस कर देता है, उसके केस में जो मॉर्टगेज है उसे प्रॉपर्टी को इसे वापस करना होगा। ठीक है, तो उसके केस में इसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बन गई कि इसको वापस करना होगा इन केस अगर प्रॉपर्टी वापस कर दी जाती है। लेकिन यहां पर देखिए XYZ को प्रॉपर्टी को बेचना है, अगर ये प्रॉपर्टी को बेचेगा तभी ये बेसिकली अपने पैसे की भरपाई कर पाएगा, नहीं तो इसको ये तो 30 साल के लिए प्रॉपर्टी इसकी लटक गई, इसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लटक गई यहां पर। ठीक है, तो इसके लिए XYZ क्या करेगा, XYZ यहां पर जब डेप्ट पे नहीं किया गया ना, तो XYZ चला जाएगा यहां पर कोर्ट में, XYZ यहां पर कोर्ट में चला जाएगा, यहां पर एप्लीकेशन देगा कि इसे अपना राइट ऑफ फोरक्लोजर अपनाना है, इसे अपना राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है वो यहां पर आजमाना है। ठीक है, तो उसके केस में कोर्ट अगर इसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कोर्ट अगर इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके केस में यहां पर जो बोरर है उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन खत्म हो जाएगा, उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि एक चीज समझ लीजिए, जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो राइट ऑफ फोरक्लोजर से पहले आजमाया जा सकता है। एक बार राइट ऑफ फोरक्लोजर की यहां पर इजाजत दे दी गई अगर कोर्ट के द्वारा, तो उसके केस में राइट ऑफ रिडेम्पशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी कि यहां तो राइट ऑफ रिडेम्पशन एप्लीकेबल रहेगा या फिर राइट ऑफ जो फोरक्लोजर है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। इज इट क्लियर? So kindly please change the resolution of the video. The video is working very fine at our end. Kindly please change the resolution of the video to 360p or 480p as per your internet speed. Okay. So that is regarding the right of foreclosure and right of redemption.